Namaskar. Welcome to the fourth batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. Today is the first day of Swayam Prabha live session for this batch. I am Dr. Gloria Kujur, faculty member of STRIDE IGNOU and one of the team member of NEP PDP program. Today we have with us Professor Santosh Panda, Senior Faculty of Distance Education and Director of STRIDE IGNOU. He is also the National Coordinator of NEP PDP program. Sir, we welcome you to today's session on the topic Multidisciplinary Institutions and Programs. Sir, may I now request you to deliver your presentation? So friends, दोस्तों आप सबकी स्वागत है। आप लोगों ने पहला मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखे होंगे अबाउट एनईपी, फिर आपकी जो मूल वीडियो है फॉर एडवर्टाइजिंग दिस प्रोग्राम वो भी आप देखे होंगे। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्तों लोगों ने आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। हालांकि आपकी बैच नया है और आप हो सकता है कुछ पुराने बैच में से यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो यू आर ऑल वेलकम. I hope that you complete your certification this time, and those who are fresh, and I'm very sure you will join from today onwards the resources, the video, the print and the archive video discussion forum. Please do join in, and the discussion forum test and final test. 30% discussion forum, 70% final, and 50% score is the minimum which will lead to certification. I'm very sure you will all score that. But most important is इन चीज़ों को समझें कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. तो आप सब लोग NEP 2020 पढ़े होंगे, हम लोगों का ये जो यूनिट्स हैं वीडियो भी देखे होंगे, सारे देखे होंगे. नहीं तो यूनिट्स और वीडियोस को आप डाउनलोड करके रखिएगा, कभी मौका मिले उसको देखिएगा, और कॉन्फ्रेंसिंग में हर दिन 3 से 4 अटेंड कीजिएगा और डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट कीजिएगा. और लास्ट डे आपका ये टेस्ट खुलेगा. तो टेस्ट में आप सब लोगों को पता है दैट देयर इज़ अनलिमिटेड अटैम्प्ट, बट एक बार खोलेगा तो कम टाइम के लिए खोलेगा, तो आप कितनी बारी भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो 3 दिन ख़त्म होने के बाद मौका मिलेगा आप लोगों को. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक टुडे. आप लोग को जानकारी होगा, नहीं तो आप यूजीसी वेबसाइट जाइए. यूजीसी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट को जिसके बारे में मैं आज जिक्र करूँगा, चर्चा करूँगा, तो उसको आप डाउनलोड कीजिएगा. और डॉक्यूमेंट अलग बात है. और डॉक्यूमेंट की जो कमेटी बनी थी मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, उसकी गाइडलाइंस हाउ टू ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, वो जो यूजीसी का कमेटी था, इत्तेफाक से आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ द कमेटी, एंड वो डॉक्यूमेंट में भी एक्नॉलेजमेंट है, यूजीसी का डॉक्यूमेंट है. उसकी जिक्र मैं आज आपके सामने करूंगा. सो आपके सामने जो है तो नेशनल पॉलिसी के बड़े मुद्दे हैं. नेशनल पॉलिसी के मुद्दे एक्सेस, इक्विटी, इंक्लूसिविटी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़, इंडिजिनस, कॉन्टेक्चुअल टीचिंग लर्निंग होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, और जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं वो किसी ना किसी तरह एप्लीकेशन में आना चाहिए. थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप, ये फॉर्मुलेशन है. जो भी थ्योरी है, कोई भी कोर्स हो, थ्योरी और उसकी प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़, चाहे वो लेबोरेटरी हो, आउटसाइड लेबोरेटरी हो, किसी भी तरह एक्टिविटीज़ हो, होम टास्क हो, होम असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, पोर्टफोलियो हो, किसी भी तरह हो सकता है. मुद्दा मल्टीडिसिप्लिनरी का है, उसकी चर्चा करेंगे इसमें थोड़ी बहुत, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे. आउटकम बेस्ड लर्निंग, तो उसके बारे में भी चर्चा है. मल्टीपल एंट्री एग्जिट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बात करेंगे. एक्रेडिटेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ब्लेंडेड लर्निंग, ये सब मुद्दा है. आज जो हम चर्चा करेंगे तो उसमें मल्टीडिसिप्लिनरिटी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तो आएगा ही, लेकिन मुख्य मुद्दा जो होगा
वो होगा कि संस्था जो है मल्टी इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे हो और प्रोग्राम्स मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे हो। सो आपके सामने यूजीसी गाइडलाइंस आप देख पा रहे हो, यूजीसी गाइडलाइंस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, ये उसकी टाइटल है जो डॉक्यूमेंट है। 2022 में, अभी सितंबर 2022 में ये निकला। उन लोगों का मानना है, इनफैक्ट फॉरवर्ड में उन्होंने कहा है, यूजीसी चेयरपर्सन ने कहा है, चेयरमैन ने कहा है कि सब स्कॉलर्स, पीयर्स, स्टूडेंट्स, दे विल बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी के तरफ जाएंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी के तरफ जाएंगे, संस्था भी प्रोग्राम भी, उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी आप लोगों को आगाह कर दूं कि मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था तो बनेगा, लेकिन प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी बनने के लिए संस्था को भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी से फ़ायदा क्या होगा? मल्टी डिसिप्लिनरी से कई फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो नया फॉर्मुलेशंस हैं, वो नया फॉर्मुलेशंस में से अपना डिसिप्लिन कोर जो है वो सिर्फ 50% का है, और जो 50% लगभग क्रेडिट्स आवर्स हैं उसको आपको कई अदर डिसिप्लिन्स, कई अदर कम्युनिटी, एनवायरनमेंट, वैल्यूज़, इंटर्नशिप, वो तमाम रिसर्च, ये तमाम चीज़ों में, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, इन तमाम चीज़ों में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग है क्या इस वक्त कि या संस्था सिंगल डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टीचर एजुकेशन में है। मैं एनसीटी का चेयरपर्सन रहा, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा संस्था, एनईपी भी उसके जिक्र किया है कि 10,000 से ज़्यादा संस्था जो है वो संस्था सिंगल इंस्टीट्यूशंस है, ओनली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक बीएड है या डीएलएड है, इस तरह का है, या फिजिकल एजुकेशन का है, संस्था है। और ऐसे भी सिंगल डिसिप्लिनरी संस्था बहुत हैं, सिंगल डिसिप्लिन विश्वविद्यालय भी हैं। तो उनको कैसे से आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हो, लेकिन उसकी जो डिसिप्लिनरी बाउंड्री है वो काफ़ी रिजिड है, अपने डिसिप्लिन में सीमित है, तो डिसिप्लिन से बाहर आना उनको चाहिए। और मल्टी डिसिप्लिनरी होने से अपनी समझ, अपनी वर्ल्ड व्यू और अपनी एटीट्यूड और अपनी दक्षता, स्किल, हर चीज़ बढ़ता है। मेरे को एक डिसिप्लिन में बांध देंगे, मैं अगर दूसरी डिसिप्लिन में भी कोर्सेस ले सकता हूँ, क्या पता उसी डिसिप्लिन में मेरे आगे कुछ करियर आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि आप डुअल डिग्री की भी बात करेंगे कि एक डिसिप्लिन में डिग्री लेते हुए आप डुअल डिग्री भी ले सकते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस या मल्टी डिपार्टमेंट हो जैसे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, या मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम्स हों। सो जो सिंगल मोड इंस्टीट्यूशंस जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। ये नेशनल पॉलिसी के तहत अगर हम चलेंगे सबको बनना पड़ेगा। बट मुद्दा सिर्फ वहाँ सीमित नहीं है। अगर वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं और अपनी डिसिप्लिन में बंध जाते हैं, दूसरे डिसिप्लिन के साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं, डायलॉग नहीं रखते हैं, डिस्कोर्स नहीं रखते हैं और उनकी कोर्सेज को आपस में लेन देन नहीं करते हैं, हालांकि स्टूडेंट का चॉइस रहेगा वो क्या कोर्सेज लेंगे, आगे आगे कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन होगा, तो स्टूडेंट कई संस्थाओं से भी कोर्स ले सकता है। हालांकि वो संस्था अगर उसी शहर में है तो ले सकता है, अगर वो संस्था उस शहर में नहीं है तो वो डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग से भी, ब्लेंडेड लर्निंग से भी उसको कर सकता है। Therefore, the NEP recommends that stand-alone institutions should be removed and domain-specific higher education institutions should be converted into multidisciplinary institutions. NEP 2020 कहता है, जो आप वाकिफ़ हैं, कि 3 तरह का संस्था आगे रहेगा। एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट जो ज़्यादातर रिसर्च करेंगे लेकिन थोड़े बहुत पढ़ाएंगे भी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ जो ज़्यादातर पढ़ाएंगे लेकिन रिसर्च भी करेंगे, और जो रिसर्च होगा वो स्टूडेंट डिसर्टेशन, स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेजेस 3 तरह की होंगे, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस, बट सारे मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं
या वो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेज बन जाएंगे या क्लस्टर कॉलेज में शामिल होंगे। एक शहर में 5 तरह की कॉलेजेस हैं, 5 मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं। तो लेकिन अगर आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग हो और MOU हो और स्टूडेंट जो कोर्स करेगा जहाँ से वहाँ का फीस देगा, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और टाइम टेबल इस तरह बने, अगर बने तो उसको हम क्लस्टर संस्था कहेंगे, एक क्लस्टर कॉलेजेस कहेंगे, या कॉलेजेस डिसाइड करेंगे कि साहब हम यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बन जाएंगे अगर यूनिवर्सिटी उसमें राजी होता है। तो कॉमन डिपार्टमेंट्स रहना जरूरी है, मानना ये है। कॉमन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होंगे जो हर कोई डिसिप्लिन का उससे कोर्सेस लेना पसंद करेगा। लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसॉफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, म्यूजिक, एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ने कहा है कि एजुकेशन, हर कॉलेज में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बिसाइड्स इट्स ओन डिसिप्लिन काम ये रहेगा दैट इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मल्टी डिसिप्लिनरिटी। कैसे, उसकी बात करेंगे। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसलेशन, ये सब रहेंगे। अप्रोच इसका क्या रहेगा? आप सोचिएगा कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस हैं, मल्टी डिपार्टमेंट कॉलेजेस हैं, वो तो ऑलरेडी मल्टी डिसिप्लिनरी हैं ही। तो लेकिन उनको दूसरी डिसिप्लिन से ऐसे प्रस्तावना है कि दूसरी डिसिप्लिन से, मैं एक कोर्स स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उसमें जाहिर है कि हम अगर उसको फॉलो करते हैं, जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, तो अगर उसको करते हैं हमको दूसरी डिसिप्लिन से कोर्स लेना जरूरी है। जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आप दूसरी डिसिप्लिन में से स्किल बेस्ड कोर्सेज ले सकते थे, प्रावधान था, उसको और थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। सो एकेडमिक कोलैबोरेशन थ्रू हायर एजुकेशन क्लस्टर, जो क्लस्टर बनेगा आपस में कम दूरी में जो हैं, तो आपस में समझौता करके क्लस्टर बने, या उस तरह का हो, या सिंगल इंस्टीट्यूशंस, डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जो है वो मर्ज हो जाएं एज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। मर्जर की भी थोड़ी बात करेंगे, और एडिंग डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन। ये 3 मुद्दा उसमें सख्त है, और इन 3 मुद्दे के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, इन दिस केस मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक संस्था जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑलरेडी है, उसकी डिपार्टमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी बनता है। हम तो इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन से बाहर नहीं आते, बहुत कम आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत और इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत आते हैं। तो अगर दूसरी डिसिप्लिन से हमको कोर्सेस लेना पड़ेगा, तो ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसके मैं चर्चा करूंगा। सो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें ओरिएंट स्टूडेंट को भी करना पड़ेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया, तो उन्होंने एक नेशनल ग्रिड एक बनाया, एक सर्वर बनाया जहां एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है। तो उसमें स्टूडेंट्स का अकाउंट रहेगा, स्टूडेंट अपने नाम पर अकाउंट खोल सकता है, और जहाँ जहाँ से कोर्सेज क्रेडिट करेगा वो कोर्स क्रेडिट्स उस खाते में जाएगा, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ अकाउंट्स कहेंगे, जिसका काम है वेरीफाई करेगा, क्रेडिट एक्युमुलेशन करेगा और क्रेडिट ट्रांसफ़र करेगा, या मेरे को क्रेडिट कहीं से मिला है मैं क्रेडिट रिडेम्प्ट करूं, मतलब मैं भुगतान करूं, उसको लगाऊं। तो क्रेडिट लगा के अगर मैं एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले लिया, मेरी वो क्रेडिट वहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं उसको भुगतान कर लिया, आई हैव स्पेंट दैट। सो जनरल कंडीशन क्या होगा कि जो रेगुलेटर्स होंगे उनके रेगुलेशन से एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ रेगुलेटर का रेगुलेशंस जो है वो किसी ना किसी रूप में थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी लाएगा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड तय होगा कि भाई किस किस डिसिप्लिन से हम लोग कोर्सेज ले सकते हैं जो रेगुलेटर की मान्यता में आए। आपके सामने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है जो इस वक्त चर्चा में है। तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, तो एक जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसका मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट, तो उसकी बराबरी, उसकी क्या लर्निंग आउटकम में हम लोगों को ज़रूरत है, जिसको हम 4 साल के बाद के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मानेंगे। तो ये जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है
हर सेमेस्टर में, हर कोर्स में, हर साल किस तरह का उसमें क्रेडिट और क्रेडिट का स्टैंडर्ड और उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी किस तरह रहेंगे, उसकी एक्टिविटी किस तरह का होगा, उसमें असेसमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह का होगा, ये तमाम चीज़ें क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो एक आपका क्वालिफिकेशन को, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन को डिफाइन करता है। सो देयरफॉर द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो है वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है। आपको जानकारी होगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क ये कहता है कि साहब डिफरेंट लेवल पर स्कूल से लेकर रिसर्च तक, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च, डिफरेंट लेवल्स में स्किल की स्टैंडर्ड क्या होगा और स्टैंडर्ड जो होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी। सो स्टैंडर्ड एज वेल एज क्वालिटी, उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी पढ़ेंगे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क गूगल करिए, वो आपको मिलेगा, तो उसमें से जानकारी लीजिएगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क की बराबरी में नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क बना गया। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मान लीजिए, तो उसमें जो स्किल की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हायर एजुकेशन की स्किल के मामले में बराबरी में है, और दूसरे आउटकम बेस्ड लर्निंग है। आउटकम बेस्ड लर्निंग आप वाकिफ हैं दैट स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के बाद या कोई भी सेमेस्टर के बाद वो क्या अचीव कर पाएगा, क्या कर पाएगा या कर पाएगी, समझ पाएगा तो ठीक है, लेकिन कर क्या पाएगा, उसको अप्लाई क्या कर पाएगा, दैट इज आउटकम बेस्ड लर्निंग। आपके सामने 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेवल का है, 5 से 10 लेवल का, 5 से 8 लेवल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 9 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और 10 रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। मैं साथ साथ आपको पावर पॉइंट नज़र में आता होगा, मैं साथ साथ लिखा हूँ लेवल 5 जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, वो आजकल बदल रहा है, उसको 4.5 कहेंगे, लेवल 6 को 5 कहेंगे और लेवल 10 को 8 कहेंगे। तो 4.5 से शुरू होकर 8 तक चलेगा। ये जो क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क का जो आंकड़ा है, जो लेवल है, वो थोड़ी सी बदल रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है जो आपके सामने है? मतलब ये है अब 40 क्रेडिट का, क्योंकि 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 160 क्रेडिट का होगा। एक सर्टिफिकेट आप फर्स्ट ईयर करेंगे 40 क्रेडिट में और आपको सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, किसी काम में लग जाइए, देन यू कैन कम बैक, द स्टूडेंट कैन कम बैक, और फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट करेगा और 40 का कर लेगा, फिर वापस चला जाएगा काम में, फिर आएगा थर्ड ईयर कर लेगा तो उसको बैचलर्स डिग्री मिलेगा, और फोर्थ ईयर करेगा बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। सो इट विल बी रिसर्च, बेसिकली रिसर्च डिग्री 4 साल करने के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकता है। सोशल एंड लाइफ स्किल्स और रिसर्च स्किल्स और इंटर्नशिप, ये 3 चीज़ें काफ़ी क्रेडिट आवर्स को बढ़ा देते हैं, जिसके लिए 3 साल का प्रोग्राम लगभग 4 साल का हो जाता है। सो देयरफॉर फ्रेंड्स, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आ गया तो इसमें क्या आया कि एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, दूसरा ये होगा कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, जो आपके सामने पावर पॉइंट में है, दिस इज द फ्रेमवर्क। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट इसमें हो पाएगा, और जब 1 साल करने के बाद जाए 40 क्रेडिट, उसको थोड़े बहुत एक इंटर्नशिप और क्रेडिट्स करने पड़ेंगे, जॉब स्पेसिफिक इंटर्नशिप उसको करने पड़ेंगे जिस जॉब में उसको जाना होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का फॉर्मुलेशन आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा दोहरा दूं। इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये आपकी फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा। आगे जो आप करिकुलम बनाएंगे इस तरह रहेगा। मैं 160 क्रेडिट का और 176 क्रेडिट दिल्ली विश्वविद्यालय का आपके सामने रखूंगा और थोड़ी कंपैरिजन करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्टीम इंस्टेड ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसके साथ आर्ट एजुकेशन जोड़ गया है। आपको जानकारी होगा कि ये जो नेशनल पॉलिसी 2 बातें बड़ी सख्ती से कह रहा है, बहुत ज़रूरी है कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिबरल आर्ट्स का एजुकेशन एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है कोर्सेज की, वो सबके लिए कंपलसरी होगा। दूसरी बात ये होगा कि साहब वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, कोई भी जॉब रिलेटेड एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी, कुछ भी नाम दीजिए, ये अक्रॉस द बोर्ड हर एक के लिए कंपलसरी होगा। इसलिए आपकी करिकुलम जो है थ्योरी, प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप 3 बटा में बढ़ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेड ऑफ स्टेम, इट विल बी स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स,
इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, आपके स्किल कोर्सेस इंडस्ट्री वाले बनाएंगे, वो हम लोगों का कमी है। आज तक हम इंडस्ट्री वालों को शामिल नहीं करते। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस का कुछ कोर्सेस रहेंगे, वो रिसर्च और इंटर्नशिप का रहेंगे, और इंटर्नशिप जो होगा वो स्किल बेस्ड का डिसिप्लिन रिलेटेड होगा और रिसर्च के बारे में भी होगा। 2 तरह के इंटर्नशिप इसमें रहेंगे। एनवायरमेंट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट कंपलसरी होगा। स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी किसी न किसी रूप में उसमें बांधना पड़ेगा, चाहे स्किल कोर्सेस हो या स्किलिंग थ्रू एक्टिविटीज़ पोर्टफोलियोज आप बिल्ट इन करें, और मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन होगा। इस तरह का कोर्सेस होंगे जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मोरल, एथिकल, हर तरफ से स्पिरिचुअल, हर तरफ से उसको डेवलप कर सकता है। आपके सामने 2 तरह का आंकड़े हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एक यूजीसी का जो चर्चित में है, इस वक्त चर्चा में है, 160 क्रेडिट्स, और दिल्ली विश्वविद्यालय जिसको लागू कर दिया 172 क्रेडिट्स। दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी सेमेस्टर से ये लागू है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हुआ, वो टेस्ट में जो फारिग हुए हैं, अभी एडमिशन्स ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्सेस लागू हो गया। कैसे रहेगा आपके सामने है। डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी 48 का क्रेडिट का रहेगा कोर, और उसकी इलेक्टिव 32 क्रेडिट्स के रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 80 क्रेडिट 50% इज योर डिसिप्लिन, आइदर कोर और इलेक्टिव। सो 50% आउट ऑफ 160 क्रेडिट्स इज योर डिसिप्लिन। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज 16 क्रेडिट, वैल्यू के ऊपर 12 क्रेडिट, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट 12 क्रेडिट, रिसर्च एंड एडवांस डिसिप्लिन कोर्सेज 40 क्रेडिट्स, 160 क्रेडिट्स। उसको कंपेयर करिए नीचे टेबल में दिल्ली विश्वविद्यालय का। लगभग आपकी कैटेगराइजेशन ऑफ कोर्सेज रिमेन द सेम, बट क्रेडिट आवर्स में फ़र्क है। उन्होंने डिसिप्लिन कोर को 86 क्रेडिट दे दिया, और डिसिप्लिन जनरल इलेक्टिव जो मल्टी डिसिप्लिनरी उसको 56 दिया। There in UGC the discipline interdisciplinary core and elective वो भी 80 क्रेडिट का है, और ये discipline core itself is 80 क्रेडिट्स। एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप कम है, और आपकी मल्टी डिसिप्लिनरिटी, इंटरडिसिप्लिनरिटी, स्किल बेस्ड कोर्सेस ज़्यादा है, 172 क्रेडिट का है। 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है, जो आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में इसको बिल्ट इन करेंगे, उसकी ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स का, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, उसका सोशल लाइफ वैल्यू बढ़ेगा, उसकी पर्सनल लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा, समाज का लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा, ग्लोबल सिटीजनशिप का भी बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स, critical thinking, problem solving, creativity, responsibility, ethical skills, leadership, digital skills, managerial skills, happiness skills and self directed learning। अपनी आप को संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए अपनी लर्निंग को जो कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग उसको कहा जाता है। और मेटाकॉग्निशन जो एकदम हाई ऑर्डर लेवल ऑफ लर्निंग, जो इस्तेमाल करे अपने इंटेलेक्ट को और आगे कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप 21st सेंचुरी स्किल्स के ओरिएंटेड के हिसाब से कोर्सेज भी बनाएं, स्किल बेस्ड कोर्सेज, या आपकी एग्जिस्टिंग कोर्सेज में आप उसको शामिल करें ये सब स्किल्स। आइदर वे इट इज पॉसिबल। सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मल्टी डिसिप्लिनरिटी, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑल्सो। मल्टी डिसिप्लिनरिटी प्रोग्राम्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, ये जो हैं ये लगभग आपस में मल्टी डिसिप्लिनरिटी लाते हैं। मैं एजुकेशन का एग्जांपल दूंगा, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द कमिटी which wrote this document on education, how to become multidisciplinary, to collaborate to offer multidisciplinary programs. So education, management, law, engineering ये काफ़ी शामिल होंगे। डुअल डिग्री हो सकता है, डुअल डिग्री हाल ही में डुअल डिग्री, जॉइंट डिग्री और ट्विनिंग प्रोग्राम्स इन द नेम ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी, यूजीसी डॉक्यूमेंट लाया है। और आज की न्यूज़ बताता है कि yesterday UGC has decided that they will allow n number of institutions, because कुछ गुजरात में हुआ था, प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन कर रहे थे, तो उसमें चर्चा में आया, रेगुलेशन बन गया, और वी आर वेटिंग कि आज वो रेगुलेशन या कल अगर वो शामिल हो तो रेगुलेशन कहता है कि इमीडिएटली institutions will be allowed to establish this campus in this country। पहले हम सोच नहीं पाते थे, आर्गू करते थे, झगड़ते थे, प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढते थे। तो इसी वक्त ये है, बिकॉज वी आर सिग्नेटरी टू WTO GATS, उसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। एजुकेशन उन लोगों का मानना है ट्रेडेबल कमोडिटी है, बट फॉर्चुनेटली नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी कहता है एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस एंड पब्लिक गुड एंड पब्लिक सर्विस विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो हम दोनों चीज़ को शामिल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल BA B.Ed आप ले सकते हैं, 5 साल का प्रोग्राम 4 साल में, डुअल डिग्री प्रोग्राम है। डुअल डिग्री प्रोग्राम UGC का रेगुलेशन 2022 का आ गया। हालांकि डुअल डिग्री में हम लोगों का मानना है, जैसे मैंने लिखा हूँ या आगे मैं बताऊंगा, 4 ईयर डुअल मेजर बैचलर्स डिग्री भी आ गया। लेकिन आप एक डिग्री एक संस्था से ले सकते हैं, दूसरे संस्था अगर आसपास आपका क्लस्टर कॉलेज है, सेम शहर में है, तो आप वहाँ अरेंजमेंट करके ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से लेना पड़ेगा और आपकी दोनों संस्था की MOU पार्टनरशिप होना जरूरी है। एग्जाम्पल इग्नो का मैं आपके सामने देता हूँ। इग्नो कहता है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, दैट हम लोगों का डुअल डिग्री प्रोग्राम इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, दैट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप 2 प्रोग्राम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। हालांकि आप एक इग्नो एक दूसरी संस्था से ले सकते हैं, दोनों भी आप इग्नो से ले सकते हैं। एडमिशन इन 2 एकेडमिक साइकिल्स, 45 प्रोग्राम्स इसमें शामिल है। इग्नो की किटी में इग्नो 45 प्रोग्राम को डुअल डिग्री दे रहा है। तो लेकिन अगर आप इग्नो का दोनों डिग्री करना चाहते हैं तो एक डिग्री और दूसरी डिग्री के बीच में एक सेमेस्टर का फासला होना चाहिए, नहीं तो दोनों की क्लास हो जाएगा टाइम टेबल और तमाम चीज़ों में। नो साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडी, अगर आप मेडिकल में एक डिग्री कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग में एक डिग्री करूं, उसमें रेगुलेटर बीच में आ जाते हैं। रेगुलेटर्स हैव टू डिसाइड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रोग्राम व्हिच आर नॉन प्रोफेशनल, नॉन रेगुलेटर। हालांकि UGC इज ए रेगुलेटर बट नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, उसकी बात करता हूँ। क्लस्टर कॉलेज की बात किया गया है। थोड़ा सा सोचिएगा कि आप एक शहर में अगर 5 कॉलेजेस हैं जो एक ही विश्वविद्यालय का है, वो आपस में जोड़ जाएं। हालांकि दे आर एफिलिएटेड कॉलेजेस, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, आपस में जोड़ जाए। 5 प्राइवेट कॉलेज हैं जो 5 प्राइवेट मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं, लेकिन आपस में अगर वो आपस में बातचीत करते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टूडेंट्स को फ़ायदा दिलाने के लिए कोशिश करें, एक कॉलेज का स्टूडेंट दूसरी कॉलेज का कोर्स कर सकता है। टाइम टेबल में अगर सही हो पाया कि जिस वक्त ये कोर्स चल रहा है उसी वक्त वो कोर्स ना चले, तो इवनिंग कॉलेज चले, कुछ इस तरह। तो एक स्टूडेंट एक संस्था से ज़्यादा, एक संस्था से ज़्यादा संस्था, एक संस्था के ऊपर ज़्यादा संस्था से कोर्सेस ले सकता है टुवर्ड्स द सेम डिग्री। और सेम स्टूडेंट साइमल्टेनियसली 2 संस्था से 2 डिग्री कर सकता है। उसमें चर्चा ये भी हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो चेयर गवर्नमेंट नॉमिनी हो, प्राइवेट में मैनेजमेंट नॉमिनी हो, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, एक वाइस चांसलर हो, 2 प्रिंसिपल्स हो, एकेडमिशियन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो। ये जो है एक एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तय करेंगे कि सब आपस में किस तरह का करेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर होगा, वो जो क्रेडिट मिलेगा बच्चे का, स्टूडेंट का, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसका चला जाएगा। उसके लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ज़्यादा लेगा तो उसका मन करेगा मैं उसी संस्था से डिग्री लूँ। स्पेशली प्रैक्टिकली सोचें तो जहाँ अपने डिसिप्लिन कोर और डिसिप्लिन इलेक्टिव जहाँ संस्था से उसको सबसे ज़्यादा मिला, वो वहाँ से डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि दूसरी संस्था तो कहेगा मेरी पूरा नहीं हो रहा है, मैं डिग्री नहीं दे सकता। बट वन ऑफ द डिसिप्लिन और वन ऑफ द इलेक्टिव डिसिप्लिन इलेक्टिव स्किल बेस्ड कोर्सेज कैन बी टेकन फ्रॉम अनदर। Community development, environment, skill-based courses, internship, and quite a few others can be taken from others. Merger की बात हो रही है, that same management institute can be merged as per rules of the state government. तो वो कहेंगे कि साहब हम 2 मैनेजमेंट की संस्थाएं मर्ज करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो सकते हैं। मर्जर इज़ नॉट अ न्यू थिंग। अगर वो कहेंगे कि साहब हम सेम मैनेजमेंट का है, हम तो मर्ज कर ही सकते हैं, दूसरे मैनेजमेंट तभी भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू देम, बट मर्जर फैसिलिटेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड। 2 इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट कैन ऑल्सो मर्ज। नाउ लेट अस गेट इनटू ये जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात है, अगला 5-7 मिनट में आपके सामने रखूंगा। NEP ने कहा है कि दैट एवरी कॉलेज or every higher education institution has to establish a department of education. कारण डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरिटी को मदद करता है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टीचिंग, लर्निंग, पेडागॉजी, करिकुलम, असेसमेंट
टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, ये तमाम चीज़ों में डिपार्टमेंट एजुकेशन मदद कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम है करिकुलम और पेडागॉजी के ऊपर रिसर्च करना, किस रूप में रखा गया है। और आप रिपोर्ट देखिएगा जो यूजीसी का आया है, जिसमें मैं कमेटी मेंबर रहा हूँ, उस रिपोर्ट को देखिए कि ये किस रूप से ये आगे रहेगा। NEP 2020 कहता है वन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन एवरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वो क्या करेगा? मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करेगा। सेक्शन 15 ऑफ द नेशनल पॉलिसी सेज कटिंग एज रिसर्च इन एजुकेशन उनको करना है जो सभी डिपार्टमेंट को फायदा होगा। आपको याद होगा जो टीचिंग लर्निंग सेंटर अंडर TLCs अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स एंड टीचिंग, खास करके उसका काम है रिसर्च इन डिसिप्लिन पेडागॉजी एंड इम्प्रूविंग डिसिप्लिन पेडागॉजी। सो डिसिप्लिन का पेडागॉजी, कोई भी डिसिप्लिन हो, हर एक का अपना अपना पेडागॉजी है, उसको बनाना और उसके ऊपर रिसर्च करना। लगभग उसी तरह कंट्रीब्यूशन कटिंग एज रिसर्च इन एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन टू करिकुलम डिजाइन, पेडागॉजी, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, ऑल टीचर